From now, we are just going to understand how to solve the activity sheet. Now, we are watching activity sheet number 3, which is just in front of you. Now, I am going to explain the first extract. Pay your attention and try to understand. And the first extract is all about Mr. Soapy. Now you should try to understand how is the character of Soapy with the help of this extract. Now I am making the word to word translation for the purpose of your simplicity so that you can understand it in a very easy manner. Soapy left his bench. सोपी जो है वो अपने बेंच को छोड़ के चला एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर, और स्ट्रोल्ड आउट यानी घूमते फिरते हुए जो है स्क्वायर की तरफ चला गया, चौक की तरफ चला गया, एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट, और फिर वो आगे बढ़कर लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट यानी ऐसी जगह चला गया जहाँ पर समुंदर के पास में रास्ते हैं, वेयर वहाँ पर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर, और उसके बाद जो ब्रॉडवे है यानी हाईवे टाइप की जो रोड है प्लस फिफ्थ एवेन्यू, अब 5वें नंबर की जो सड़क है, बहुत सी सड़कें वहाँ मिलती है, तो फिफ्थ एवेन्यू भी वहाँ पर है और ब्रॉडवे भी वहाँ पर है, ऐसी जगह चला गया वो अप ब्रॉडवे, और जब उसने ब्रॉडवे को पार कर लिया, उसके आगे बढ़ा, ही टर्न, फिर वो मुड़ गया, एंड स्टॉप, और फिर रुका, एट ए लग्जरियस कैफ़े, अब बहुत ही अच्छे कैफ़े के सामने वो रुका। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, सोपी को अपने आप पर पूरा एतमाद था, भरोसा था, कॉन्फिडेंस था। फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, यानी उसके ओवरऑल जो लुक था उसका ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इतने बड़े कैफ़े के अंदर में वो जा सकता है। ही वॉज शेवन, ख़ास बात यह थी कि उस दिन वो शेवन किया हुआ था, दाढ़ी वगैरह बनाया हुआ था। एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट, जो उसका कोट था वो भी एकदम साफ़ सुथरा, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि है, चुनांचे वो इतने बड़े कैफ़े में जा सकता है। ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय लेडी मिशनरी, और एक लेडी मिशनरी ने उसे एक गिफ्ट दिया था, प्रेजेंट किया था, बो, ब्लैक बो, तो वो उस दिन लगाया हुआ था। ऑन द थैंक्स गिविंग डे, थैंक्स गिविंग डे के मौके पर उसे जो किसी ने प्रेजेंट किया था गिफ्ट, वो उस दिन लगाया हुआ था उस ब्लैक बो को, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो इतने बड़े कैफ़े में भी जा सकता है। इफ़ ओनली ही कुड रीच अ टेबल, अगर वो किसी तरीके से रेस्टोरेंट में जाकर टेबल पर बैठ जाए, इन द रेस्टोरेंट्स अनसस्पेक्टेड, बगैर किसी के शको शुबा के, सक्सेस वुड बी हिज, तो उसको कामयाबी मिल सकती है, ऐसा उसे लगा। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबव द टेबल, अगर वो बैठ जाए वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर में, तो जो उसके पोर्शन थे जो कि टेबल के ऊपर से नज़र आने वाले थे, वुड रेज नो डाउट्स इन द वेटर्स माइंड, तो वेटर के दिमाग में कोई भी शक पैदा नहीं कर सकते थे कि ये गरीब बदहाल इंसान है, क्योंकि ऊपर से वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। तो वो ये सब प्लान बना रहा था, अभी अंदर गया नहीं है कैफ़े के, और वो प्लान ये भी बना रहा है अ रोस्टेड मलर डक, के भुनी हुई बदक ये वो खाएगा। थॉट सोपी, ऐसा सोपी ने सोचा। वुड बी द थिंग विथ ए बॉटल ऑफ वाइन, ये वो सारी चीज़ें तो रहेंगी जो खाने वाला है, प्लस बॉटल ऑफ वाइन यानी शराब भी पिएगा, एंड देन सम चीज़, अभी कुछ चीज़ भी ले लेगा, अ कप ऑफ कॉफ़ी, अभी कॉफ़ी भी पिएगा, एंड ए सिगार, और फिर वो सिगार भी ले लेगा। $1 फॉर द सिगार वुड बी एनफ, और सिगार के लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगता, $1 में हो जाता है। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई, अब बिल जो बनेगा वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा।
टू कॉल फॉर एन एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज, कि उससे बहुत ही ज़बरदस्त बदला लिया जाए, या उसको मारा जाए या उसको तोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। फ्रॉम द कैफ़े मैनेजमेंट से, तो कैफ़े मैनेजमेंट वाले कोई ऐसा भी नहीं करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी पिटाई वगैरह कर दे। एंड यट द मीट, अब फिर भी जो मीट है, गोश्त मलाड डक का, लीव हिम फील्ड, उससे उसका पेट भरा रहेगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड, और वो खुशी खुशी विंटर आइलैंड यानी जेल में जा सकेगा। एक्चुअली सोपी का प्लान ये है कि किसी भी तरीके से वो जेल चला जाए, इसलिए वो अजीबोगरीब टाइप की हिकमतें लगा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। बट लेकिन आई सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, जैसे ही सोपी जो है रेस्टोरेंट के दरवाजे पर कदम रखता है, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर ट्राउजर्स एंड डेकेडेंट शूज़, लेकिन जो हेड वेटर है उसका ध्यान तुरंत उसके पैंट पर और उसके फटे हुए जूते पर चला जाता है। टैटर ट्राउज़र्स यानी छितरे हुए, बहुत ही बिखरे हुए, बहुत ही बुरे ख़राब जो ट्राउज़र्स है पैंट, उस पर उसकी नज़र चली जाती है। एंड डेकेडेंट शूज़, और जो बहुत ही छितराया हुआ, टूटा टाटा, अजीब व गरीब टाइप का उसका शू है, उस पर नज़र पड़ जाती है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न हिम अबाउट, तो वो जो वेटर था बहुत ताकतवर था, उसने उसे तुरंत रोक लिया। एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, और इत्मीनान से उसको समझा दिया। एंड हेज टू द साइड वॉक, और फिर साइड वॉक की तरफ उसको फेंक दिया, रास्ते के एक जानिब उसे उठाकर फेंक दिया। एंड एवर्टेड द इग्नोबल फेट, और जो बहुत ही बुरी किस्मत होने वाली थी, इग्नोबल फेट यानी बहुत ही बुरी किस्मत, ऑफ द मैनर्स मलाड, जो डक है, मलाड यानी डक यानी बदक की जो किस्मत ख़राब होने वाली थी, मतलब किसी गरीब के पेट में वो जा सकता था, उन्हें उसको रोका गया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, फिर जो सोपी है वो ब्रॉडवे से मुड़ा, आगे हुआ। इट सीम, उसे ऐसा एहसास हुआ दैट रूट टू द क्वेटेड आइलैंड, कि जो उसका रूट है, रास्ता जो है क्वेटेड आइलैंड यानी जेल जाने का, वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन, वो ये उतना आसान नहीं है। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज, डिवाइज यानी खोजना, तलाश करना, लिम्बो यानी जेल, तो जेल में जाने का कोई नया तरीका तलाश करना पड़ेगा, ऐसा सोपी को महसूस हुआ। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, तो एक 6वें नंबर की जो सड़क थी उसके कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक लाइट एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स, कनिंगली यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, डिस्प्लेड यानी जाहिर हो रहे थे, वेयर्स यानी सामान, वेयर बिहाइंड द प्लेट ग्लास, एक खूबसूरत से कांच की जो मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, उसकी वजह से जो दुकान थी बहुत ही दिलकश नज़र आ रही थी। तो उस दिलकश दुकान को देखकर सोपी जो था उसने क्या किया, देखो आप, सोपी टुक अ स्टोन, सोपी ने उठाया एक पत्थर, एंड डैश्ड इट थ्रू द गिलास, अद्य धड़ाम से गिलास को तोड़ दिया, समझो। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग उसके अतराफ में दौड़ते हुए आए। अ पुलिसमैन इन द लीड, और जो पुलिस वाला था वो सबसे आगे रहा। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी वहीं पे खड़ा रहा, विथ हिज हैंड्स इन द पॉकेट, और अपने हाथों को अपनी जेब में डाल दिया। एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ए ब्रॉस बटन, और जो पुलिस वाले की बड़ी बड़ी बटन रहती है, ब्रॉस बटन, उसको देखकर मुस्कुराने लगा। वेयर इज़ द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली, जो पुलिस वाला था उसने बहुत ही तशद्दुद भरे लहजे में उससे पूछा कि जिस शख्स ने यह हिमाकत की वो कहाँ गया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी, सोपी ने कहा कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब करने वाला मैं ही हूँ। विथ ए फ्रेंडली वॉइस, एकदम दोस्ताना लहजे में कहने लगा, एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, ऐसा जैसे कि लोग अच्छी किस्मत का स्वागत करते हैं, खुशी खुशी उससे मिलते हैं, वैसा फ्रेंडली वॉइस में पुलिस वाले से सोपी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि सोपी को जेल जाना था और वो इस तरह की हरकतें कर रहा था।
द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। सोपी को यहाँ तक के है कि पुलिसमैन जो था उसको लगा इससे क्लू तक नहीं मिल सकता, सुराग तक नहीं मिल सकता, अंदाज़ा भी नहीं लग सकता, इसलिए उसको छोड़ दिया। मैन हु स्मेज विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। जो शख्स खिड़कियाँ इस तरह से तोड़ेगा वो तो पुलिस वाले के सामने से भाग जाएगा, वहाँ रुकेगा ही नहीं, ऐसा पुलिस वाले ने सोचा। दे टेक टू देयर हील, वो तो वहाँ से भाग पड़ेगा। द पुलिसमैन सा अ मैन, तभी पुलिस वाले ने एक शख्स को देखा। हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार, कि कुछ दूर पर कार को पकड़ने के लिए कोई शख्स दौड़ रहा है। उस शख्स पर पुलिस वाले की नज़र पड़ी। विद ड्रॉन क्लब, क्लब यानी डंडा, ड्रॉन यानी हिलाना, डंडे हिलाते हुए ही ज्वाइंट इन द परस्यूट, उसने उसका पीछा किया पुलिस वाले ने उस शख्स का। सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट, सोपी जो है अपने दिल में मायूसी का एहसास करने लगा। ड्रिफ्टेड अलोंग, थोड़ा और आगे बढ़ा। ट्वाइस अनसक्सेसफुल, 2 मरतबा नाकामयाब हो गया। अब ये देखना है कि हाउ टू सॉल्व द एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। अब इस एक्सट्रैक्ट पर यह देखना है कि हम एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे A1 यानी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की हेडिंग डालने के बाद में फाइंड आउट 2 डिफरेंट वेज इन विच सोपी ट्राई टू गेट अरेस्टेड। तो अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखना पड़ेगा A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, उसको डार्क और अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद 2 डिफरेंट वेज आर, 2 डिफरेंट वेज आर, फिर नंबर 1 और नंबर 2 लिखेंगे। अब नंबर 1 में लिखेंगे इफ़ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट, ये पैसेज में है। अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हीज, सोपी सेट फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। तो ये पैसेज में से निकाल के लिखेंगे। ये हो गया पहला। उसके बाद सेकंड, एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, सोपी टूक अ स्टोन एंड डेस्ड इट थ्रू द ग्लास। तो दीज आर द 2 डिफरेंट अटेम्प्ट्स मेड बाय सोपी। उसके बाद की जो सेकंड एक्टिविटी है उसको देखेंगे क्या है। व्हाट इज द सेकंड एक्टिविटी? सेकंड एक्टिविटी, पिक आउट द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच शोज दैट। तो पैसेज में से ऐसी लाइंस बताना है जिससे ये पता चले कि क्या पता चले। तो इसको ऐसा लिखना है, पहले A2 लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो A लिखा हुआ है, सोपी वांट्स टू इंटर द कैफ़े फॉर 2 रीजन्स, तो पहले लिख लेंगे उसको। और उसके बाद रीज़न नंबर 1 उसके आगे लिखेंगे टू बी कॉट बाय द पुलिस, एक तो ये रीज़न है। सेकंड, ही वॉज हंगरी आल्सो, इसलिए भी गया था क्योंकि वो भूखा था। उसके बाद सेकंड देखो आप, सेकंड है सोपी वॉज नॉट कॉट बाय द कोप फॉर थ्रोइंग स्टोन एट द गिलास। सोपी जो है हालांकि गिलास यानी शीशा जो तोड़ दिया उसके बावजूद पकड़ाया नहीं, उसके पीछे रीज़न क्या था? तो पूरा लिखेंगे सोपी वॉज नॉट कॉट बाय द कोप फॉर थ्रोइंग स्टोन एट द गिलास। उसके आगे लिखने का मैन हु स्मेज विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। जो शख्स गिलास को तोड़ेगा वो पुलिस वाले से बातचीत करने के लिए खड़ा थोड़ी रहेगा वहाँ पर। दे टेक टू देयर हील, वो तो वहाँ से भाग खड़ा होगा। तो ये इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3। अब एक्टिविटी नंबर 3 में इंटरप्रिटेशन की हेडिंग डाल देंगे, उसको अंडरलाइन बोल्ड वगैरह कर लेंगे। डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ सोपी एज इंडिकेटेड इन द एक्सट्रैक्ट। पैसेज में जो सोपी की पर्सनैलिटी दी हुई है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करेंगे देखो आप, पहले लिखें A3, फिर इंटरप्रिटेशन की हेडिंग डाल के उसको डार्क अंडरलाइन करने के बाद लिखेंगे सोपी वॉज वेरी पुअर मैन। ऐसा एक्सट्रैक्ट में है। एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सोपी वॉज ए वेरी पुअर मैन। ही वॉज एट हिज वर्स्ट,
बहुत ही बुरी कंडीशन में वो था। ही वॉज फेसिंग बेड प्लाइट, वो बहुत ही बुरी जो सिचुएशन है वो फेस कर रहा था। ही थॉट लाइफ इज़ क्वाइट क्रिटिकल एंड डिफ़िकल्ट, वो ये सोचता था कि ज़िंदगी बहुत ही पेचीदा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है। हेंस ही डिसाइडेड टू इंटर इन टू द जेल, इसीलिए वो चाहता था कि किसी तरीके से वो जेल में चला जाए। एंड हेंस ही मेड लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट, और इसीलिए उसने बहुत सारी कोशिश भी की ताकि किसी तरीके से जेल चला जाए। सोपी इज़ द सिंबल ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी जैसा रहता है वैसे ही सोपी भी था। When he finally decided to reform himself, he got arrested. लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब सोपी को ऐसा लगा कि जेल जाने के बजाय कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तभी वो पकड़ा गया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात रही सोपी के मामले में। अब उसके बाद में जो एक्टिविटी नंबर 4 है वो देखेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स की हेडिंग डाल के देखो क्या लिखा है। फॉरगिवनेस इज़ ऑफन बेटर देन पनिशमेंट, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको अपना नज़रिया बयान करना है कि फॉरगिवनेस इज़ ऑफन बेटर देन पनिशमेंट, के माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है पनिशमेंट के मुकाबले में। तो इसका आंसर बनाते हुए ऐसा लिखेंगे, रिमेंबर दैट, याद रखें कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। यानी गलती करना इंसान का काम है और माफ़ करना अल्लाह ताला का काम है, यानी माफ़ कर देना ठीक है। एज़ पर माई ओपिनियन, जहाँ तक के मेरी राय है, फॉरगिवनेस इज़ ऑफन बेटर देन पनिशमेंट। फॉरगिवनेस जो है, माफ़ कर देना, ये ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले में कि उसे सज़ा दी जाए। फॉरगिवनेस डिस्प्लेज द ह्यूज स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन। इंसान के अंदर में बहुत ज़्यादा ताकत अगर से है तो वही इंसान जो है माफ़ कर सकता है। फॉरगिवनेस प्रोवाइड अस द पीस ऑफ माइंड, और जो शख्स माफ़ कर देता है उसको दिमागी सुकून मिलता है। पनिशमेंट इज़ डेंजरस, पनिशमेंट जो है काफ़ी ख़तरनाक है। एंड आल्सो ब्लॉक द रोड ऑफ रिफॉर्म, और उसी वजह से जो रिफॉर्म है, सुधार, उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। अब उसके बाद में एक्टिविटी नंबर 5 यानी कि 5वीं एक्टिविटी देखेंगे। हेडिंग डालना पड़ेगा लैंग्वेज स्टडी, और उसमें जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ग्रामर के। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। अब इसमें करना क्या है, चेंज इट इनटू निगेटिव, इसको निगेटिव बनाना है। दिस इज ए अफर्मेटिव सेंटेंस, नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू निगेटिव। तो देखो आप कैसे करेंगे। द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, डिड नॉट एक्सेप्ट, रिफ्यूज़ को हटा देंगे और सी क्या लिखना पड़ेगा, डिड नॉट। तो अब फिर से देखेंगे कैसे लिखेंगे। द सोपी, द पुलिसमैन रिफ्यूज, द पुलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, और जो डिड नॉट है उसको थोड़ा सा डार्क करके अंडरलाइन कर लेंगे ताकि एकदम क्लियर नज़र आए। उसके बाद देखो बी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। यानी अगर बड़े लोगों का हम आभार मानते हैं, शुक्र अदा करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यूज़ द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, बीइंग। तो बीइंग का जब हम इन्फिनिटिव फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी। तो हमें टू बी का इस्तेमाल करके सेंटेंस को लिखना है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू बी ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन, इट इज़ वेरी ईजी, ऐसा करके इसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 हेडिंग डाल देंगे वोकैबुलरी, उसको डार्क और अंडरलाइन करेंगे, और जो वर्ड्स दिए हुए हैं एक के नीचे एक वो वर्ड्स लिख लेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे स्ट्रोल्ड, डिकेंडेंट, कोवेटेड एंड इग्नोरेबल। ये वर्ड्स लिखने के बाद उसकी मीनिंग्स को उसके आगे लिख लेंगे। अब आप सुने कि स्ट्रोल्ड की मीनिंग क्या होती है, वॉक्ड इन ए रिलैक्स्ड वे, ऐसे ही घूमते फिरते निकल जाना। डिकेंडेंट का मतलब होता है ओल्ड एंड वॉर्न आउट, बहुत पुराना, फटा पुराना, ये मीनिंग होती है। तो क्या लिखेंगे, ओल्ड एंड वॉर्न आउट। कोवेटेड का मतलब होता है ग्रेटली डिज़ायर्ड, बहुत ज़्यादा डिज़ायर अगर से रही
उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिश या तमन्ना। अनइग्नोबल का मतलब डिसऑनरेबल और लो, बहुत ही कमतर को बोलते हैं इग्नोबल। तो इसके बाद देखेंगे B1। तो B1 के अंदर में ग्रामेटिकल आइटम्स है वो देख लेंगे। तो पहले B1 की हेडिंग डालेंगे, उसको डार्क कर लेंगे, लैंग्वेज स्टडी को उसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे पहली जो एक्टिविटी है, क्या है पहली एक्टिविटी, सविता विल पे विजिट टू हर आंट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना आपको, पॉसिबिलिटी के लिए मे का इस्तेमाल करना है। तो आंसर ऐसा हो जाएगा, सविता मे पे अ विजिट टू हर आंट। और जो मे लिखे हैं उसको थोड़ा सा डार्क करके अंडरलाइन कर लेंगे ताकि वो क्लियर दिखे। उसके बाद सेकंड देखो आप, द स्टूडेंट सेंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। व्हाट इज द एक्टिविटी, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस करना है। अ पैट्रियोटिक सॉन्ग वॉज संग बाय द स्टूडेंट्स। फिर से सुनो आप, a patriotic song was sung by the students। उसके बाद देखो A3 मतलब ग्रामेटिकल आइटम नंबर 3 है ये, अनलेस यू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, जब तक कि आप डिफ़िकल्टीज़ पर काबू नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इफ़ यू इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए था कि इफ़ यू डू नॉट ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, इफ़ यू डू नॉट ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो एक्टिविटी ये थी कि रिमूव अनलेस एंड रीराइट द सेंटेंस। और उसके बाद देखो आप B2 की हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग क्या है, स्पॉट एंड एरर, हेडिंग डाल के डार्क करके अंडरलाइन करना है। जो सेंटेंस है वो लिख लेंगे, द गवर्नमेंट हैव नोटिफाइड 63 प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। सेंटेंस लिखने के बाद इसमें देखेंगे कि एरर कहाँ पर है। तो द गवर्नमेंट हैव लिखा है, द गवर्नमेंट हैज़ होना था, तो वहाँ पे अंडरलाइन करने के बाद में सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 63 प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। अब इसमें चेंज क्या किया अपन, हैव को हैज़ करे हैं, तो हैज़ को थोड़ा सा डार्क करके अंडरलाइन कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल वॉच द सेकंड क्वेश्चन in the next